Assalamualaikum to everyone. It's me, Dr. Mansha Lahana. Today we are going to discuss pharmacology terminologies. क्योंकि सबसे पहले हम फार्माकोलॉजी को समझेंगे कि वो होती क्या है और उसके बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे, उसके बाद ही हमें फार्माकोलॉजी समझ में आएगी। और ये जो मैं फार्माकोलॉजी बुक फॉलो कर रही हूँ वो है लिपिनकोड, फार्माकोलॉजी लिपिनकोड। वैसे तो केटजंग भी है, दूसरे भी बुक्स हैं, लेकिन मैं फार्माकोलॉजी लिपिनकोड ही सजेस्ट करूँगी और मैं उसको ही फॉलो करके आप तक जो है अपनी नॉलेज को ट्रांसफ़र करूँगी। तो सबसे पहले हमने फार्माकोलॉजी को समझना है कि फार्माकोलॉजी क्या होती है। Okay, what is pharmacology? The study of drugs and their effects on living organisms. जो भी हमारी ड्रग्स हैं उसके बारे में, उसकी स्टडी, उसके इफ़ेक्ट्स, उसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स, वो किस तरह से काम कर रही है। वो हम खा रहे हैं, हमें पैर में दर्द है और हम वो टेबलेट खा रहे हैं, तो वो हमारे पैर के दर्द को कैसे ख़त्म कर रही है। इस तरह से ड्रग कैसे वर्क कर रही है, वो डिफरेंट लोकेशन पे कैसे जा रही है और किस तरह से जो है हमारे लिए जो है थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट जो है प्रोड्यूस कर रही है। तो ड्रग्स की जो स्टडी है, ड्रग्स के जो इफ़ेक्ट्स हैं, जो उसका मैकेनिज़्म है, उस सारी स्टडी को हम फार्माकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, बेसिकली फार्माकोलॉजी ड्रग से रिलेटेड स्टडी है। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि एक ही ड्रग के कितने एक्शंस हैं, उसके कितने यूजेस हैं, उसके कितने इफ़ेक्ट्स हैं और फेट ऑफ द ड्रग्स, यानी लास्ट में ड्रग जाती कहाँ है। आखिर जो ड्रग जितनी हमें चाहिए उतनी तो हमारे बॉडी को मिल गई, अब जो एक्स्ट्रा है वो किधर जाती है, वो उसका क्या जो है मैकेनिज़्म होता है, वो किस शक्ल को इख्तियार करके हमारी बॉडी से एलिमिनेट होती है, इस चीज़ को जो हम स्टडी करते हैं उस स्टडी को हम फार्माकोलॉजी। अब फार्माकोलॉजी को समझने के लिए, ड्रग की स्टडी को समझने के लिए हमने जो है दो ब्रांच पढ़नी है फार्माकोलॉजी की। वैसे तो फार्माकोलॉजी की मल्टीपल ब्रांच हैं, लेकिन मेनली बेसिक जो ब्रांच है ना वो ये दोनों हैं। एक है फार्माकोकाइनेटिक्स एंड सेकंड वन इज़ फार्माकोडायनामिक्स। इनमें जो है हम ड्रग्स के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले आते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स में। व्हाट इज़ फार्माकोकाइनेटिक्स? फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है कि इसमें हम ये चीज़ पढ़ते हैं कि बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है। हमने ये तो सुना होगा कि ड्रग बॉडी के साथ क्या करती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पेनाडोल लिए, अब वो क्या करेगी बॉडी में जाके, रिड्यूस करेगी फीवर को, क्योंकि मैंने बुखार के लिए ली थी। ठीक है, तो ये अंडरस्टूड है कि ड्रग ने बॉडी के साथ क्या किया है, लेकिन बॉडी ने ड्रग के साथ अंदर क्या किया होगा वो तो हमें नहीं पता ना। तो उसको जो हम स्टडी करते हैं ना वो हम फार्माकोकाइनेटिक्स में करते हैं। इसमें हम ये करते हैं कि बॉडी के अंदर ड्रग गई, अब ड्रग के साथ बॉडी ने क्या किया, किस तरह से उसको एक जगह से लेकर दूसरी जगह कर फेंका, किस जगह से उसको किस तरह से जो है उसको हमने जो हमारी साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे कि जहाँ से हमने खाई है वहाँ से लेकर उसको किस तरह जो है टारगेट ऑर्गेन के पास लेके गई है बॉडी, और किस तरह से जो है ड्रग से पूरा फ़ायदा निकाल कर फिर एक्स्ट्रा ड्रग को किस तरह से बॉडी से बाहर फेंका है। ये सारी चीज़ें जो है ना कि बॉडी ने ड्रग के साथ क्या किया, ये सारी चीज़ें जो है ना हम फार्माकोकाइनेटिक्स में पढ़ते हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ आ जाता है। बेसिकली फार्माकोकाइनेटिक्स की अगर हम साइंटिफिक मीनिंग पढ़ें तो वो होती है मूवमेंट ऑफ ड्रग इनटू बॉडी। ठीक है, ड्रग जो है मूव कैसे करके बॉडी के अंदर मूव करती है। अब उसमें जो है इंक्लूड होते हैं 4 फिनोमेना। फर्स्ट वन इज़ एब्जॉर्प्शन, सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड मेटाबॉलिज्म एंड फोर्थ इज़ एक्सक्रेशन। ठीक है, सबसे पहले इसका जो फिनोमेना आता है वो एब्जॉर्प्शन। नॉर्मली एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, हमारे पास जज़ब हो जाना किसी चीज़ का। यहाँ पे इसका मतलब ये है एब्जॉर्प्शन का कि किसी भी ड्रग का उसकी साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से लेके उसके ब्लड में मूव हो जाना। ठीक है, आपने टैबलेट मुंह से खाई, माउथ से इंटेक की, वो डायरेक्ट तो ब्लड में नहीं जाएगी ना, वो ड्रग में जाने के लिए, ब्लड में जाने के लिए, उस ड्रग को जाने के लिए हम उसकी एब्जॉर्प्शन करवाएंगे ब्लड के अंदर। तो इस फिनोमेना को जो है हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। एब्जॉर्प्शन फॉर एग्जांपल साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपके लिए न्यू वर्ड होगा आई नो, लेकिन ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली क्या होता है कि ड्रग को बॉडी के अंदर इंजेक्ट करने के लिए कितने ज़्यादा वेज होते हैं। जैसे कि माउथ से भी हम खा सकते हैं ड्रग को,
ड्रग को हम जो है हम नेज़ल स्प्रेस के थ्रू जो है नोज़ से भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। ड्रग को जो है हम टॉपिकल एप्लीकेशन यानी जो भी हमारे पास ऑइंटमेंट्स वगैरह होते हैं स्किन पे लगा के, उस तरह से भी ड्रग को बॉडी के अंदर कर सकते हैं, इंजेक्ट कर सकते हैं, इंजेक्शंस को लगा के। ये सारे जो है ना साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है। तो ड्रग का साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर उसके ब्लड तक जाना, उसके ब्लड तक पहुंचना, इसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। ओके, अब ब्लड में पहुंच गया, सही है। हमारी ड्रग जो है वो ब्लड तक पहुंचनी चाहिए वरना वो थेराप्यूटिक इफेक्ट नहीं देगी। अब वो ब्लड तक पहुंच गई, ठीक है। अब होगा दूसरा मैकेनिज्म स्टार्ट, वो होगा डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि हमें पता है ब्लड हमारे हार्ट्स जो है पंप ब्लड को करता है, वो हमारे हर ऑर्गेन तक ब्लड को पहुंचाता है, ठीक है। तो ड्रग जो है उस ब्लड में पहुंच तो गई, सही है। अब उस ड्रग का जो है ब्लड से लेकर टिश्यूज़ तक पहुंचना, इस चीज़ को हम कहते हैं, इस फिनोमेना को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे किडनी में पेन है, ओके, आई हैव किडनी पेन। मैंने एक टैबलेट ली जो कि किडनी के लिए थी, सही है। अब मेरी किडनी तक ये ड्रग कैसे पहुंचेगी? वो इस मैकेनिज़्म के थ्रू पहुंचेगी, वो इस मैकेनिज़्म के थ्रू मेरी किडनी तक जाएगी। पहले एब्जॉर्प्शन हुई, मैंने माउथ से इंटेक की, वहाँ से वो ब्लड के अंदर गई है, एब्जॉर्प्शन हो गई। अब ब्लड में तो पड़ी नहीं रहेगी ना, ब्लड में पड़ी रहेगी तो मुझे किडनी में कैसे जो है थेराप्यूटिक इफेक्ट मिलेगा या जो भी मेरा बेनिफिट है वो कैसे मिलेगा? तो उसको उस ब्लड में डिस्ट्रीब्यूट होना होता है उस ड्रग को, तो डिस्ट्रीब्यूशन होगी ड्रग की ब्लड में से टिश्यूज़ तक, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि ब्लड तो इवनली इक्वली हर चीज़ हर ऑर्गेन के पास डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है, पर हमें तो किडनी में पेन है, हमें तो ड्रग किडनी तक चाहिए। तो इसका सिंपल जवाब ये है कि हर ड्रग का अपना अपना रिसेप्टर होता है हमारे बॉडी के अंदर। अगर आपने वो टैबलेट किडनी के लिए खाई है तो वो उसके उसी पे ही जाके इफ़ेक्ट करेगी, भले वो सब ऑर्गेन्स के पास जाएगी, ब्लड में मूव करती रहेगी, लेकिन वो इफ़ेक्ट सिर्फ यहाँ पे ही देगी, ठीक है। तो इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड जो हमारा फिनोमेना स्टार्ट होता है वो होता है मेटाबॉलिज्म, ठीक है। मेटाबॉलिज्म को बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेशन जो एक लिविंग बॉडी के अंदर हो उसको हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि ड्रग की जो है वो केमिकल कन्वर्जन होती है उसके मेटाबोलाइट्स में, ओके, उसकी केमिकल कन्वर्जन होती है उसकी मेटाबोलाइट्स में। यानी अब इसका वजह क्या है कि हम तो ड्रग खाते हैं ना, कि हमें ड्रग इंटेक करते हैं, हम इसलिए करते हैं ताकि हमें थेराप्यूटिक इफेक्ट मिले। तो उसको क्यों चेंज करना है, उसको क्यों कन्वर्ट करना है, उसकी केमिकल चेंजिंग क्यों करनी है, उसकी कुछ वजह होती हैं। वो ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने एक ड्रग खाई है, इंटेक की है, वो जो कि ओवरडोज है, ठीक है, उसने अपना इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर दिया। अब मेरे बॉडी के अंदर जो भी ओवर ड्रग रहेगी ना, ओवरडोज, वो जो है मेरे बॉडी में टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेगी। अब उसको कैसे भी करके ख़त्म करना है, एनी हाउ उसको ख़त्म करना पड़ेगा ताकि वो मेरे बॉडी के अंदर कोई दूसरा नुकसान ना पहुँचाए, क्योंकि उसने अपना इफ़ेक्ट तो प्रोड्यूस कर लिया। तो मेटाबॉलिज्म ड्रग की इस वजह से होती है कि जो भी एक्स्ट्रा ड्रग है उसको जो है हाईली टॉक्सिक से लेकर लेस टॉक्सिसिटी तक लेके जा सके, ठीक है। फॉर एग्जांपल लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होती हैं जैसे कि वाइटामिन्स, ठीक है, आपने वो इंटेक की, आपको अपना इफ़ेक्ट मिल गया, अब कुछ एक्स्ट्रा बॉडी के अंदर पड़ी है, अब जो एक्स्ट्रा चीज़ होगी ना वो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करती है, चाहे फिर वो कितनी भी बेनिफिशियल क्यों ना हो, लेकिन अगर वो एक्स्ट्रा है तो वो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेगी। तो मेटाबॉलिज्म होती है उन ड्रग्स की, लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स की वाटर सॉल्युबल फॉर्म्स में, ताकि बॉडी के अंदर कोई भी नुकसान ना हो। और कभी कभी ये भी पर्पज़ होता है कि ड्रग जो एक्स्ट्रा है ना उसको बॉडी के अंदर से एलिमिनेट करना है थ्रू यूरिन या बाइल, लेकिन ड्रग की कंपोजिशन ऐसी है कि वो यूरिन में या बाइल में जा नहीं सकती, या फिर कोई हार्मफुल अभी भी उसमें केमिकल है जो कि हमारे ऑर्गेन्स को नुकसान पहुंचा सकता है। तो मेटाबॉलिज्म होती है ड्रग की, मेनली मेटाबॉलिज्म जो है ना वो लिवर में होती है। तो लिवर क्या करता है, ड्रग की कंपोजिशन कुछ ऐसी कर देता है, उसको कुछ ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ऐसी शक्ल दे देता है कि वो यूरिन में और बाइल में जा सके और बॉडी से एलिमिनेट हो सके, ठीक है। अब और कुछ ड्रग्स ऐसी भी हैं कि उनको इनएक्टिवेट करने के लिए भी हम जो है मेटाबॉलिज्म ड्रग की करवाते हैं, ठीक है।
फोर्थ मैकेनिज्म क्या है, एक्सक्रीशन, वो अंडरस्टूड है। अगर कोई भी ड्रग बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा पड़ी रहेगी ना तो उसको वो नुकसान पहुंचाएगी, वो टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगी, तो उसको लाजमी रिमूव करना होता है बॉडी से, ठीक है। तो ये हमने क्या पढ़ा था, फार्माकोकाइनेटिक्स, जिसमें हमारे पास 4 जो है हमारे मैकेनिज्म थे। अब इसमें आपने देखा कि बॉडी ड्रग के साथ पता नहीं क्या क्या कर रही है। एब्जॉर्प्शन, बॉडी ने ड्रग के साथ क्या किया कि उसके साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जिस जगह से हमने वो खाई है, नाक से हमने बॉडी को अंदर डाला है, या हमने मुंह से डाला है, या फिर इंजेक्शन के थ्रू डाला है, सही है, उससे लेकर जो है बॉडी ने क्या किया, ड्रग को फेंक दिया कहाँ पे, ब्लड में। अब ब्लड ने फिर ड्रग को फेंक दिया कहाँ पे, टिश्यू में, सही है। और मेटाबॉलिज्म, लिवर ने क्या कर दिया कि ड्रग की कंपोजिशन चेंज कर दी, ठीक है। और एक्सक्रीशन, जो भी हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, उन्होंने क्या किया कि ड्रग को बॉडी से फेंक दिया। तो ये क्या हो रहा है, बॉडी ड्रग के साथ कर रही है सब कुछ ये। तो ये किस ब्रांच में इन्वॉल्व होगा, फार्माकोकाइनेटिक्स में, ठीक है। अब सेकंड हमारे पास जो ब्रांच आती है वो हमारी है फार्माकोडायनामिक्स। फार्माकोडायनामिक्स में क्या है कि बॉडी के साथ ड्रग क्या करती है। अब जो है जारी बात है, बॉडी ने ड्रग को इधर से उधर फेंका है तो क्या ड्रग छोड़ेगी। तो ड्रग बॉडी के साथ क्या करती है, इस चीज़ को जो है, इस स्टडीज़ को जो है हम फार्माकोडायनामिक्स कहते हैं, ठीक है। वैसे तो आप किसी को भी अनएजुकेटेड पर्सन से भी पूछोगे ना कि ड्रग बॉडी के साथ क्या करती है, उसको भी पता होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी ने पैरासीटामोल दी है, पेनाडोल, अगर किसी अनएजुकेटेड पर्सन ने भी खाई है ना तो उसको आप पूछोगे ना कि इसने आपके बॉडी के साथ इस ड्रग ने क्या किया, वो बोलेगी टेम्परेचर कम किया, मुझे बुखार कम हो गया, यानी उसको भी पता होता है कि ड्रग ने बॉडी के साथ क्या किया है। तो ये एक फिनोमेना होता है जो कि बाहर से ऊपर से सबको पता होता है, लेकिन बेसिक टर्मिनोलॉजी के अंदर, बॉडी के अंदर ड्रग ने बेसिकली किस तरह से वो इफ़ेक्ट प्रोड्यूस किया, इस चीज़ को जो है हम स्टडी करते हैं फार्माकोडायनामिक्स में। अब जिस तरह से इसके 4 टर्म्स हमने पढ़े थे, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, इस तरह से फार्माकोडायनामिक्स के भी कुछ टर्म्स हैं जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैं। पूरी फार्माकोलॉजी में जितना भी हम आगे पढ़ेंगे ना, जितना भी, वहाँ पे ये टर्म्स बार बार आएंगे, क्योंकि हम हर ड्रग आगे पढ़ने वाले हैं। जितने हमारे यूनिट्स आ रहे हैं वो सारे ड्रग्स के हैं। हर ड्रग की हर टर्म होगा, हर एक ड्रग का मोड ऑफ एक्शन होगा, हर एक ड्रग का थेराप्यूटिक इफेक्ट होगा, हर एक ड्रग का एडवर्स इफेक्ट, etc। तो हर ड्रग के स्टडीज़ में हम जो है ये टर्म्स पढ़ेंगे। तो ये टर्म्स ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से इसको लर्न करिएगा, ओके। तो ये है फार्माकोडायनामिक्स। अब फार्माकोडायनामिक्स में पहले हम क्या पढ़ते हैं, मोड ऑफ एक्शन ऑफ अ ड्रग, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये तो पता है कि पैरासीटामोल ड्रग या पेनाडोल जो है वो बॉडी के अंदर बुखार को कम कर रही है। कैसे, ये जो कैसे है ना, ये जो क्वेश्चन है ना कैसे, इसका जवाब हमें मिलता है मोड ऑफ एक्शन से, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से, ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ड्रग का क्या है कि ड्रग बॉडी के अंदर किस तरह से जो है अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है, अपना बेनिफिट हमें दे रही है, उसको हम जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कहते हैं। हाउ अ ड्रग वर्क्स इन द बॉडी, बॉडी के साथ ड्रग ने क्या किया, किस तरह से किया कि उसने अपना इफेक्ट प्रोड्यूस किया, सही है। रिजेक्स जो है वो एक एंटी एलर्जिक है, तो उसने कैसे एलर्जी को कम किया, उसका मोड ऑफ एक्शन होगा। पैरासीटामोल है, उसने बुखार कम किया है, कैसे किया है, उसका मोड ऑफ एक्शन होगा, ठीक है। जिस तरह से एस्प्रिन है, ये एक मेडिसिन है जो कि पेन को रिड्यूस करती है, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करती है, लेकिन कैसे, उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, उसका मोड ऑफ एक्शन ये है कि हमारे बॉडी के अंदर एक एंजाइम होता है, साइक्लोऑक्सीजनेस, ये क्या करता है, एस्प्रिन इसको इनहिबिट कर देता है। यही रिस्पॉन्सिबल होता है पेन को प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये एस्प्रिन टेबलेट क्या करती है, ये ड्रग क्या करती है, इसको जाके इनहिबिट कर देती है। तो इसका मोड ऑफ एक्शन क्या हुआ, इनहिबिटिंग द साइक्लोऑक्सीजनेस। इस तरह से पेन अपने आप ही जो है रिड्यूस हो गया, ठीक है। पैरासीटामोल है, बुखार के लिए हम खाते हैं, सही है, लेते हैं, तो ये रिड्यूस करती है फीवर, इसका ये इफेक्ट है। लेकिन कैसे, इसका मोड ऑफ एक्शन तो बताएं। मोड ऑफ एक्शन क्या है कि ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स हमारे बॉडी के अंदर एक स्ट्रक्चर्स होती हैं, उसको प्रोड्यूस होने से रोकता है, और ये जो है ना, ये फीवर प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई माइक्रोब्स चले जाते हैं तो ये एक्टिवेट हो जाता है और फीवर को प्रोड्यूस करता है।
तो हम पैरासीटामोल को इंटेक करते हैं ताकि ये चीज़ जो है बनने से रुक जाए और हमें बुखार जो है प्रोड्यूस ना हो। तो ये क्या हो गए, इसके मोड ऑफ एक्शंस हो गए। इस तरह से हर ड्रग का मोड ऑफ एक्शन होगा, हर ड्रग का। तो इसलिए ये टर्म्स लाजमी से लाजमी इनको जो है आप नोट डाउन करें, इनको समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये फिर आगे बहुत ज़्यादा बार बार रिपीट हो गए। ठीक है, सेकेंड टर्म्स क्या आता है, थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट। ये तो मेन चीज़ है। थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट क्या है, वो इफ़ेक्ट, वो जो है बेनिफिट जिसके लिए हम एक ड्रग को इंटेक कर रहे हैं, एक ड्रग को ले रहे हैं, उस इफ़ेक्ट को हम कहते हैं थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट। सही है। फॉर एग्जांपल डिज़ायर्ड बेनिफिशियल इफ़ेक्ट, बेनिफिशियल जो हमारे फ़ायदे के लिए, जिस फ़ायदे के लिए हमने वो टैबलेट खाई है, उसको जो है, उस इफ़ेक्ट को जो है हम थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल है, पेनाडोल, उसका थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट क्या है, किस लिए हम वो खाते हैं, फीवर और पेन को रिड्यूस करने के लिए। सही है। एस्पिरिन, एस्पिरिन क्यों खाते हैं, ताकि पेन और इन्फ्लामेशन कम हो जाए। सही है। तो ये इसके इफ़ेक्ट हैं। सॉफ्टन एंटी एलर्जिक है, कभी भी एलर्जी होती है तो हम सॉफ्टन खाते हैं ताकि हमारी एलर्जी ख़त्म हो जाए, तो ये इसका थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट है। ठीक है। ओमेपेराजोल, ये एक राइजेक है जो कि स्टोमिक अल्सर के लिए खाई जाती है, तो ये एसिड सिक्रेशन को कम करती है। तो ये सारे जो है ना इसके इफ़ेक्ट हैं। अब ये आप ये कह सकते हैं कि इफ़ेक्ट तो देगी तो इसको थेराप्यूटिक क्या, इसको इफ़ेक्ट नहीं। हर ड्रग के मल्टीपल इफ़ेक्ट्स होते हैं, कुछ बुरे कुछ अच्छे, बहुत इफ़ेक्ट्स होते हैं। ठीक है, सही है। लेकिन वो इफ़ेक्ट जिसके लिए हमने उस टैबलेट को इंटेक किया है, उस टैबलेट को बनाया है, उस इफ़ेक्ट को हम थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट कहेंगे। ठीक है। तो एक ही ड्रग है, फॉर एग्जांपल एस्पिरिन है ना, वो कार्डियोवैस्कुलर के लिए भी यूज़ की जाती है। ठीक है। और ये जो है पेन और इन्फ्लामेशन को भी रिड्यूस करने के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है। लेकिन अगर मैंने ड्रग जो है पेन को रिड्यूस करने के लिए बनाई है तो इसका थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट पेन होगा। भले फिर ये भी बेनिफिशियल है, लेकिन वो जिसके लिए ड्रग बनाई गई है उसको थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट कहेंगे। ठीक है। थर्ड टर्म आता है एडवर्स इफ़ेक्ट्स। हर ड्रग के एडवर्स इफ़ेक्ट्स, साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। अगर उसका थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट है ना, बेनिफिट है, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो ये जो एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं, ये वो इफ़ेक्ट्स हैं जो कि हार्मफुल होते हैं, अनवांटेड इफ़ेक्ट्स होते हैं ड्रग के, जो कि नॉर्मल डोज पे होते हैं। नॉर्मल डोज जो भी हमारी ड्रग बन रही है, हमने इंटेक की है, नॉर्मल डोज है। ठीक है। लेकिन उसके लिए हमें ये तो फ़ायदा मिल गया, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारी बॉडी में दूसरे इफ़ेक्ट हुए हैं ना, साइड इफ़ेक्ट्स, उसको जो है हम एडवर्स इफ़ेक्ट्स कहते हैं। अब जैसे कि पैरासीटामोल है ना, ये हमें पता है कि फीवर और पेन को रिड्यूस कर रही है, तो ये तो इसका थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट हो गया। लेकिन उसके साथ साथ ये हमारे लिवर को भी डैमेज करती है अगर इसका ओवरडोज हो जाए, तो ये इसका एडवर्स इफ़ेक्ट होगा। ठीक है। और एनसेड्स, एस्पिरिन एक एनसेड्स है, एनसेड्स हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो एनसेड्स जब हम इंटेक करते हैं तो एनसेड्स पेन और इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ इनका एक बुरा असर भी होता है कि ये स्टमक को ख़राब करती हैं, यानी उसमें अल्सर करवाती हैं, उसमें ब्लीडिंग करवाती हैं। ठीक है। तो ये इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स हो गए। अच्छा जी, तो हम पढ़े थे साइड इफ़ेक्ट्स। सही है। एडवर्स इफ़ेक्ट्स हमने कवर कर लिया। साइड इफ़ेक्ट्स, अच्छा, साइड इफ़ेक्ट्स और एडवर्स इफ़ेक्ट्स होते सेम ही हैं, लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं ना, वो मतलब कोई कैसे भी हो सकते हैं। कोई ऐसा एक्स्ट्रा फंक्शन भी हो सकता है या कोई एक्स्ट्रा इफ़ेक्ट भी हो सकता है जो कि लाजमी नहीं है कि वो हार्मफुल हो। ठीक है। और एडवर्स इफ़ेक्ट्स हमेशा हार्मफुल होता है। ठीक है। अब साइड इफ़ेक्ट्स में अनइंटेंडेड इफ़ेक्ट होते हैं। अनइंटेंडेड इफ़ेक्ट से क्या मुराद है, जैसे कि एक ही ड्रग के कभी कभी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स होते हैं। ठीक है। जैसे कि हमारे पास एंटी हिस्टामिन्स होती हैं, जो हमारी एंटी एलर्जिक ड्रग्स होती हैं ना, एंटी एलर्जिक, जैसे कि ये रिजेक्स हो गई, सॉफ्टन हो गई, ये सारी ड्रग्स जो है ना, ये क्या है, एंटी एलर्जिक हैं, तो ये इनका थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट है। लेकिन इसके साथ साथ ये जो है ड्राउजनेस भी क्रिएट करवाती हैं, जैसे कि जो है ना, नींद आ जाए, जैसे कि इंसान को स्लिपनेस फील हो, तो ये जो इसका एक्स्ट्रा इफ़ेक्ट है ना, ये इसका साइड इफ़ेक्ट है। ठीक है। तो ये कभी कभार नुकसानदा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन एडवर्स इफ़ेक्ट्स ऑलवेज़ हार्मफुल ही होंगे, वो बहुत बुरे असर होते हैं। ठीक है। और एंटीबायोटिक जो कि हमने किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए इंटेक की है, तो उससे जो है हमें नोज़िया होता है, सही, वॉमिटिंग होती है। ठीक है। तो ये जो है ये साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। उसके बाद आती है चीज़ टॉक्सिसिटी। अब टॉक्सिसिटी क्या है, ये भी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं, ये भी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन ये
नॉर्मल डोज पे, ये जो है ओवर डोज पे। मतलब आपको डॉक्टर ने बोला है कि आपने एक टैबलेट लेनी है सुबह मॉर्निंग में, लेकिन आप मॉर्निंग में भी ले रहे हो जो है और इवनिंग भी ले रहे हो, मतलब आप ओवरडोज कर रहे हो। तो वो जो ओवरडोज हो जाता है ना ड्रग का, तो उसकी वजह से बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस होती है। फिर चाहे वो ड्रग कितनी अच्छी हो, कितनी बेनिफिशियल हो, लेकिन अगर एक्स्ट्रा है ना हमारी बॉडी में, तो वो टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगी और इस टॉक्सिसिटी की वजह से जो है हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सिस्टम आता है कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन यानी कोई ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से आपको एक पर्टिकुलर ड्रग के लिए मना किया गया है, इसको कॉन्ट्रा इंडिकेशन कहते हैं। ठीक है, जिसके ये सारे इंडिकेशंस हैं, ये सारी इंडिकेशंस हैं, जिसको भी ये इश्यूज़ हैं आप ये इसके ड्रग्स ले लें। ठीक है, लेकिन कॉन्ट्रा इंडिकेशन यानी आपको मना की गई, ये आपको अलो है, लेकिन कॉन्ट्रा इंडिकेशन लेनी है आपको कुछ ऐसी सिचुएशन है जैसे कि आप प्रेगनेंसी में जो है ना कुछ ड्रग्स जो है हमें कॉन्ट्रा इंडिकेट की जाती हैं क्योंकि मिसकैरेज हो सकता है। कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो बहुत अच्छी हैं, बहुत बेनिफिशियल हैं, लेकिन किडनी फेलियर है किसी को, तो उसको जो है उसके लिए मना करना, बस मना करना कि आपको इसके लिए अलाउ नहीं है, आप ये रोक दें, आप इसको नहीं खा सकते। एस्पिरिन है तो अच्छी, पेन जो है रिलीव करवा रही है, इन्फ्लामेशन को ख़त्म करवा रही है, लेकिन उसके साथ साथ वो स्टमक को ब्लीडिंग भी तो करवा रही है ना, तो वो पेशेंट जिसको स्टमक अल्सर है उसको ये चीज़ें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होंगी कि आप नहीं खा सकते ये एस्पिरिन। तो ये सारे जो है ना टर्म्स हैं फार्माकोडायनामिक्स में, इसको अच्छे से पढ़िए, इसको बहुत अच्छे से लर्न करिए क्योंकि ये बार बार आएंगी ये चीज़ें, तो आपको इन सब का पता होना चाहिए। सो ये था आज हमारा लेक्चर जिसमें हमने फार्माकोलॉजी को पढ़ा और उसके जो ब्रांच हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स उसके टर्म्स और फार्माकोडायनामिक्स उसके टर्म्स हमने ये पढ़े। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और जो है अब मैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँगी जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा लिपिन कॉर्ड से। ओके, और आप जो है आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और जितना हो सके आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। अभी के लिए गुड बाय, थैंक यू।